नमस्कार। बिहार स्वाभिमान के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते से लगभग हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। मुझे लगता है ये उसकी दूसरी कड़ी है। कुछ नई बात उस पे हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन आखिर जिस जगह पे बिहार फंसा पड़ा हुआ है, बिहार पे जो संवाद होना चाहिए वो संवाद के बदले वहां पे कुछ और चर्चा हो रही है। जैसा कि मैंने आज देखा कि बिहार में गाहे बगाहे एक ब्रेकिंग चल रही थी किसी लोकल रीजनल टेलीविजन में। तो वो सुशील मोदी जी की तरफ से था कि नीतीश जी कहीं नहीं हिलेंगे, नीतीश जी 2025 तक यही रहेंगे। तो मुझे बड़ा ताजुब लग रहा था कि नीतीश जी को आखिर हिला कौन था। ये कौन है जो नीतीश जी को हिला रहा है और नीतीश जी हिल रहे हैं। बिहार के लोगों ने नीतीश जी को चुना है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, नीतीश जी को बनाया है। हम जैसे लोग या कोई लोग सवाल करने वाले लोग वोटर्स के उस मैंडेट को कैसे हिला सकते हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है, नीतीश जी फेस थे सीएम के। लेकिन अगर सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी कहीं नहीं हिल रहे हैं, जो अब 25 तक यही होंगे, तो मुझे ये ताजुब लगता है कि बिहार कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक कम्युनिकेशन बड़ा गैप है, जिस गैप को सुशील मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा गैप है। और ये गैप है कि आम लोगों से नीतीश जी का संवाद नहीं है। तो हम बिहार के मामले में, जानने के मामले में, मुझे लगता है कि मैं अपने ये सारे जो पैनलिस्ट हैं उसके बीच में मुझे लगता है कि मैं सबसे अवोध हूँ। क्योंकि जहां अभ्यानंद जी हमारे साथ में हो, अरुण कुमार जी हो, पूर्व सांसद हमारे साथ हो, हमारे साथ संतोष जी हो, असिस्टेंट एसोसिएट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के, और बिहार को लेके इतने बड़े अच्छी अच्छी बुक लेके सामने में लोगों को लाए लाए हैं बिहार पे, मुझे लगता है बिहार को समझने के लिए काफी है। तो इन लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता है कि मुझे बिहार के बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे शब्द हैं। ये मैं अभ्यानंद जी के अनुभव को, अरुण जी का अनुभव को, और इन्हीं के और संतोष जी के अनुभव को लोगों को बताएं तो शायद लोगों को और अच्छा लगेगा। और वो लोग जानना भी चाहेंगे कि जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन में। तो अभ्यानंद जी ने जो अपना पर्सनल ये अपना एक्सपीरियंस बताया था, तो लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि सोशल मीडिया में ये अब तक का हम लोग जो 2 साल से करते रहे उसमें सबसे अच्छा रिएक्शन था लोगों का। और दिल खोल के लोगों ने इसका स्वागत किया था। इट मीन्स कि बिहार के सर ओपिनियन में लोग नई चीज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और मुझे सबसे ताजुब अच्छा लगता है ये, जब मैं बिहार में के अपने 2 पोस्ट को जरूर पढ़ता हूँ। अभ्यानंद जी जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं मैं जरूर पढ़ता हूँ। और अपने सुरेंद्र किशोर जी जब डालते हैं मैं उनको भी जरूर पोस्ट पढ़ता हूँ। कहीं भी कभी भी समय मिलता है तो हम जरूर उस पोस्ट को पढ़ते हैं। मतलब सिर्फ ये होता है कि हम बिहार को समझे। और बिहार को समझने के लिए जब भी अभ्यानंद जी कुछ बोलते हैं या उनका सुरेंद्र किशोर जी का पढ़ते हैं, संतोष जी का तो ढेर राइटअप मैं हर दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ तो पढ़ ही लेता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे जो इन लोगों का है कंट्रीब्यूशन। तो मैं अभ्यानंद जी सीधे आपके पास चलूंगा कि मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने एक जगह पढ़ा आपके सोशल मीडिया पे, तो आपने लिखा था फेसबुक पे कि किसी भी अफसर या फिर किसी नेता को आम लोगों से बहुत जरूरी है। और आम लोगों के बीच लोकप्रियता ही किसी अफसर की और किसी नेता की वो एक वैलिडिटी तय करता है, उसके काम का, उसके उसके हुनर का, उसके एबिलिटी का जनता ही मुहर लगाती है। ये आपका जो एक्सपीरियंस है सर वो हम जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये यूथ जो है, जो मिसिंग है बिहार के इस कनेक्शन से, वो शायद ज्यादा इसकी तारीफ करता है और उसे पसंद करता है। अभ्यानंद जी सर। आपने एक शब्द अपने व्याख्यान में दे दिया, लोकप्रियता। वो शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। और अफसर के मामले में सर। लोकप्रियता शब्द शायद उचित नहीं है। सर। राजनेता के लिए लोकप्रियता उचित हो सकता है, अफसर के लिए नहीं है। एक अंग्रेजी का शब्द है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबल, यस सर। ऑफिसर के लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसकी। और वो एक्सेप्टेबिलिटी, उसका एक्शन जितना लॉ के नजदीक होता है ना, उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफिसर की होती है। राजनेता की एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे कारण से होती है। मैंने एक बात समझी थी, एक लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने को मिला मुझे। अकेले
में था, मेरे पास कोई फोर्स नहीं था और एडीजी हेडक्वार्टर था मैं। कहलगांव की घटना है, भागलपुर के पास। करीब 3 दिनों से पुलिस फायरिंग हो रही थी और मर्डर, पुलिस की गोली से लोग मरे थे वहां, और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन था। तो मुझे भेज दिया गया वहां हेलीकॉप्टर से, एयर ड्रॉप। और उस पूरे डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि नीति की बात हो रही है। तो वहां पर मैंने देखा कि जो हैंडलिंग मैंने किया विदाउट एनी आर्म्ड फोर्स, सिर्फ डायलॉग से 10,000 का करीब मॉब था और इतना वायलेंट था कि उनका हर 1 मिनट पर स्लोगन सुनाई पड़ रहा था, एसपी डीएम को फांसी दो। पब्लिक के, पुलिस के अगेंस्ट में ह्यूज रिएक्शन था, ह्यूज। और वहाँ कोई नहीं था, वहाँ के जोनल आईजी नहीं थे, वहाँ के डीआईजी नहीं थे, वहाँ के एसपी नहीं थे, वहाँ के डीएसपी सस्पेंडेड थे, दरोगा जी सस्पेंडेड थे, और हम अकेले थे वहाँ। हाँ। और ये हमने करीब 5 आवर्स का हैंडलिंग किया था अकेले, जो कि सिचुएशन जिस तरह का था, वहाँ मीडिया नहीं पहुंच सकती थी। मीडिया का व्हीकल्स तोड़ दिया था लोगों ने। कहलगांव शहर में 7 SLR युक्त सिपाही जी लोग बंधक बने हुए थे, कहाँ थे पता नहीं था। शहर में अजीब तरह का माहौल था। और उस सिचुएशन को जब हमने हैंडल किया, बात कर कर के, फाइनली करीब 11 बजे रात में, शाम में 7 बजे से वो प्रयास शुरू हुआ और 11 बजे रात में मामला सेटल हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। तो गांव, शहर के लोग जो हैं, बच्चे, तो लगता है +2 के बच्चे होंगे, वो मेरे पीछे आ गए कि सर अरिया दें आपको थाना तक। तो हमने कहा कि आप चलिए, हम ऐसे भी पैदल ही आए हैं। मेरे पास तो वहाँ कोई गाड़ी थी ही नहीं, और करीब 3-4 व्हीकल्स तो पुलिस की जली हुई थी सड़क पर। स्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी गंभीर। वाह। तो रास्ते में वो बात करते आ रहे थे हमसे, तो हमसे उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा गलत समय पर आ गए, शांति के समय में आए रहते तो कुछ पढ़ने पढ़ाने की भी बात होती। एंड देन आई रियलाइज कि ये मेरा एडीजी हेडक्वार्टर का इमेज नहीं काम कर रहा था, सुपर 30 का इमेज काम कर रहा था। इसको मैं लोकप्रियता नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कहलगांव, शायद मुझे लगता है कि उतनी देर पहली बार जिंदगी में रुका था। साहबगंज में एसपी था तो कहलगांव होते हुए पास कर जाता था। आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट कहलगांव, फारलेस एनी पर्सन, किसी को जानता नहीं था। एक्सेप्टेबिलिटी थी इसलिए कि उनको लगता था कि एक आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ा देता है, तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पुलिस की हैसियत से जाता तो फिर गोली डंडा लाठी सब चलता हो। सर मैं और माफी चाहूंगा, मैं एक चीज बीच में आपको इसी में टोकना चाहूंगा, या मुझे लगता है कि मैं अपने जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा इसमें समझने में मदद मिलेगी। आपने एक्सेप्टेबिलिटी की बात कही, बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने। लेकिन मैं लोकप्रियता इसलिए कह रहा था कि हम लोग जिस दौर में बिहार में थे और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस दौर में जो ऑफिसर्स थे, एसपी होते थे जिला के, या जो भी ऑफिसर्स थे वहां लोकल में, उनकी लोकप्रियता मतलब ये होती थी कि उनका आम लोगों से संवाद कितना है। जो वो कहीं आ गए, बैठ गए, लोगों से बात कर रहे हैं, चौराहे पे बैठ गए, किसी चाय वाले की दुकान पे बैठ गए, जो रंगदारी कुछ कर रहा है, या लोगों जो विक्टिम्स हैं उनके बीच में बैठ गए, उनके परिवार के बीच में बैठ गए, तो ये कॉन्फिडेंस से उसको लगता है कि लोगों को कि इस ऑफिसर से हम तार जोड़ सकते हैं। मैंने ये भी देखा है बिहार में, एक छोटे छोटे ऑफिसर के ट्रांसफर में पूरे गांव के गांव लोग जमा हो जाते हैं। तो ये जो चीजें बनी थी सर, ये एक लोकप्रियता कहे, मैं अपने टर्म में कह सकता हूँ, लेकिन आपके टर्म में उसको एक्सेप्टेबिलिटी कह सकते हैं। तो क्या ये एक्सेप्टेबिलिटी किसी अफसर की एक ईमानदारी की पहचान के साथ साथ उसके आम लोगों से संवाद का भी है, जो वो एक कम्युनिकेशन बनाए हुए है, वो उसकी अपनी पूंजी है क्या? ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जो आपने कई जगह पे ऐसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है,
जो आपका मैंने पढ़ा है, तो वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब आपने कम्युनिकेशन भी बनाया हम लोग से, ऐसा कुछ था क्या? एक्सेप्टेबिलिटी के लिए संवाद होना बहुत आवश्यक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो संवाद एक प्रशासनिक या पुलिस पदाधिकारी का उसके जुरिस्डिक्शन के लोगों के साथ होता है, वो निहायत अलग होता है एक राजनेता का जो संवाद होता है वहाँ के लोगों से। और कहाँ अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। जब जी। भी राजनेता जाएंगे संवाद के मामले में, संवाद करने के लिए, तो वो उनका पर्सनल हो जाता है। वो जैसे वो किसी को देख के उनका नाम लेके पुकार लेंगे और हम्म, कहेंगे क्या हाल है बाबूजी, ठीक हैं आपके। तो वाह। ये जो है ये अलग तरह का संवाद है, और हम वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना हम उसका नाम जानते हैं और ना हम बाबूजी ना, को जानते हैं। ये बिल्कुल। तो हम्म, हम ट्राई करेंगे कि उनकी जो समस्या है, जैसे हम पुलिस में हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ चोरी डकैती आजकल नहीं ना हो रहा है, या हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो दोनों का जो संवाद है, संवाद वही है, संवाद ही होता है, लेकिन हम्म, संवाद का जो टेनर है वो बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग हो जाता है जी। मैं एक बार अपने परिचय को ले लूं एक बार सर। मैं अरुण बाबू हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं जहानाबाद के, और मुझे लगता है कि लोगों के बीच में इनका जो कम्युनिकेशन का मैंने देखा है, इनके जो गृह जिला है वहां भी मैंने देखा है कि अरुण बाबू लोगों से मिलते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो मैं आज इनसे ये जानना चाह रहा हूँ, अरुण बाबू बहुत व्यस्त समय में मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करके आज अपने इस मंच पे शामिल किया है, अपने इस मचान पे। अरुण बाबू, ये बिहार के लिए आप इसको भाग्यशाली माने बिहार को या दुर्भाग्य माने, ये मैं अपने साथ डिफाइन नहीं कर सकता, कि नीतीश जी पहला चीफ मिनिस्टर होंगे जो 16 साल तक चीफ मिनिस्टर होके कभी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। नीतीश जी का आम लोगों से कितना संवाद है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि नीतीश जी जो 2005 और 2010 की पूंजी कमाए थे, उसी पूंजी को कमाते कमाते 2022 तक चले आए। संतोष जी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि मुझे, हम लोगों के पास में अब बिजली, सड़क सब कुछ है, उससे आगे की बात होनी चाहिए, और वो आगे के लिए कोई मॉडल नहीं है। तो दिक्कत क्या है संतोष जी, सॉरी, इसमें अरुण बाबू, कि नीतीश जी एक ऐसे एमएलसी बनके और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आम लोगों से कोई संवाद नहीं है, इलेक्शन वो लड़ते नहीं है, और जो इलेक्शन उनके नाम पे चीजें वोट मिलता है, और वो जो बनते हैं अपने को जिस तरह से बनाए हुए हैं, क्या इस पॉलिटिक्स में बिहार का नुकसान हो रहा है या बिहार का फायदा, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी संवाद को, आम लोगों से संवाद को महत्व नहीं देते हैं, और उनके बदले संवाद लोग कर रहे थे। जब राज्य में बदलाव की स्थिति थी, अंधकार था, प्रकाश की बात हो रही थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस सबसे बड़े संवाद वाहक थे और वो आम लोगों में थे। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी चर्चा करना यहाँ समय इजाजत नहीं देता, लेकिन संवाद में सीधे सीधे जॉर्ज फर्नांडिस थे और फिर कार्यकर्ताओं की एक फौज थी। नीतीश कुमार जी सिर्फ मंच के शोभा थे, और परिस्थिति ऐसी बनी, वो सौभाग्यशाली आदमी है कि पहली दफा जब सरकार बनी तो उस समय अच्छे अफसरों का चयन हुआ, जिन जिन जिनका संवाद, ठीक ही कहा, एक पुलिस कप्तान के रूप में उनका बड़ा अनुभव है और विभिन्न पदों पर भी उनका अपना अनुभव है। लेकिन अभयानंद जी का। अभयानंद जी का, जी तो सर। पहली बात यह है कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, तो इसको उन्होंने महत्व दिया और कई अच्छे ऑफिसर आए। लेकिन बाद के दिनों में जो संवादहीनता उनकी जैसी थी, जॉर्ज अलग हो गए, बहुत सारे जो जमीन से समता पार्टी से लेकर के 6 विधायक से लेकर के यहाँ तक लाने वाली जो जमात थी, वो धीरे धीरे अलग हो गई और राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसमें प्रवेश करते गए। तो संवाद वो मूल लोगों से नहीं कर सकते थे, जो एग्रीव थे उनसे वो नहीं कर सकते थे, और इनका संवाद तो
पहले भी नहीं होता था, बाद में बंद होता गया। नतीजा क्या हुआ कि एक भ्रष्ट और चाटुकार ब्यूरोक्रेट्स उनके इर्द गिर्द बढ़ गए और उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हुआ। राज्य में विश्वास का घोर अभाव है, आज कंप्लीट घोर अभाव है। जैसे न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में, थोड़ा सा भी संवेदनशील होते या अपने प्रति वो ऑनेस्ट होते तो कहता कि व्हाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया तो वही हैं। इसलिए ये जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है वो ब्यूरोक्रेसी का संवाद था, वो संवाद भी खत्म हो गया। चूंकि इंटीग्रिटी और ये कहलगांव की जब चर्चा कर रहे थे तो हमारी जो परंपरा है उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सिर्फ इनका सुपर 30 का व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी भी बेतिया में, औरंगाबाद में कई डिफिकल्ट जोन में ये रहे और शायद ये भूल गए होंगे, लेकिन कई चीजों को लोग बहुत गौर से देखता है और उनकी पूरी पर्सनैलिटी में ये बातें जाती हैं। सुपर 30 एक पक्ष है, सुपर 30 एक शिक्षक के रूप में भी इनके व्यक्तित्व का, चूंकि हमारे के यहाँ शिक्षकों का इतना बड़ा लिगेसी रहा है कि उससे राजनेता भी प्रभावित थे, ब्यूरोक्रेसी भी प्रभावित थी, आम जन भी प्रभावित थे। शिक्षक का मतलब ये था कि मैंने अपने बालकाल में देखा है, स्कूल के पीरियड में देखा है कि गांव में कोई अपराधी है तो मास्टर साहब हैं तो डर रहा है, मास्टर साहब हैं उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस शिक्षक की विरासत को इस तरीके से नष्ट किया गया, प्राथमिक से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। तो अब जो खेल चल रहा है वो खेल चल रहा है ब्यूरोक्रेसी पर, और ब्यूरोक्रेसी वो है नहीं जिसकी इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो। तो नतीजा है कि राज्य को तो भुगतना पड़ेगा। प्रतिदिन हत्या, प्रतिदिन डकैती, प्रतिदिन सारी चीजें हो रही हैं और सरकार के नुमाइंदे इन सारे कुकर्मों में संलिप्त है। इसलिए राज्य को इससे निकालने के लिए एक विश्वास का संकट जो पैदा हुआ है, कोई नए अवतरण की जरूरत है। सुशील मोदी सफाई दे रहे हैं 25 तक, नीतीश कुमार भी कभी कभी सफाई देने लगते हैं। सफाई इसलिए दे रहे हैं कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट, इनको बनाया गया, ये जनता ने इनको कभी मुख्यमंत्री मानता तो ये संख्या ये नहीं होती। ये रिजेक्टेड हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, माइनॉरिटी में। जो मेजॉरिटी में है इनको ताकत दे करके जोड़ करके बनाया है। इसलिए वो पहले वाला तेवर, पहले वाला ऑरा तो जी नहीं है। अरुण बाबू, मैं ये इसी बात को लेकर संतोष जी से एक बार उनका भी एक इंट्रोडक्शन के साथ में बात को सुन लूं, क्योंकि संतोष जी को अगर बिहार के लोग ये मानते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, संतोष जी को बिहार में लिखने का हम लोग को लगता है कि एक ऑथोरिटी है संतोष जी। उनकी जो एक बुक आई थी, रूल एंड मिसरूल्ड द स्टोरी डेस्टिनी ऑफ बिहार के कुछ करके ऐसे ही था उनकी बुक की। तो शायद मुझे लगता है कि संतोष जी ने बिहार के इस रूल और मिसरूल बिहार की द स्टोरी ऑफ डेस्टिनी ऑफ बिहार, ऐसा ही कुछ था उसका नाम, मैं ठीक से अगर भूल रहा हूं तो इसको नहीं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो उन्होंने एक तरह के से पूरे दशकों में कैसे बिहार का चेंज हुआ, किस तरह से बिहार का ये बदलाव आया है, उसमें भूमिका किसकी रही है, ब्यूरोक्रेसी की रही है, लीडरशिप की क्या रही है, या जनता के सामने में कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए नीतीश कुमार है और बिहार में बहार है। संतोष जी, मैं थोड़ा सा प्राइमर देना चाहूंगा आपका जो मूल आज डिबेट का जो आज मुख्य पॉइंट है उसका। तो आप अगर श्री बाबू से शुरू करें तो श्री बाबू जब खड़गपुर से लड़ते थे तो नंद कुमार सिंह उनका चुनाव मैनेजमेंट देखते थे, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जाते थे, वो खुद जीत जाते थे। अब उसके बाद मैं सारे चीफ मिनिस्टर का नहीं लूंगा, आप कर्पूरी ठाकुर का लीजिए। 77 में कर्पूरी ठाकुर तो लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो जब चुने जाते हैं तो वो फुलपरास से देवेंद्र प्रसाद यादव की वेकेट करा करके लड़ते हैं और अच्छे खासे वोट से वहां जीत के आते हैं, डायरेक्ट जाते हैं हाउस में। लालू जी 89 में
MP बन जाते हैं तो वो पहली बार विधान परिषद में जाते हैं, फिर लेकिन 95 में फिर वो चुनाव लड़ते हैं। राबड़ी जी विधान परिषद जाती हैं, फिर चुनाव लड़ती हैं। ये ट्रेंड रिवर्स होता है। जब नीतीश जी बनते हैं तो आप तब से देखिए 5 से लेकर के अपर हाउस में सुशील मोदी जी भी रहे, अपर हाउस में, बिहार के अपर हाउस में ये भी रहे। तो जो लोहिया जी कहा करते थे ना कि भाई आप डायरेक्ट सदन से चुन के आओ, जिसको कि मनी जी कहते हैं कि बैक डोर से, प्रेम कुमार मनी का कहना है कि बैक डोर से नहीं आइए, फ्रंट डोर से आइए। मतलब उनका था कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस की बात, जो कि पीपुल चुनता है, वहां से आना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ। और दूसरा है कि अब संवाद का पक्ष, जनता से सीधे संवाद का पक्ष। अगर आप कहें कि यात्राओं की बात करें तो न्याय यात्रा से लेकर के अभी तक वो 13 यात्राएं कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में उनकी अब जो कहिए समाज सुधार अभियान यात्रा को चेंज करके बाद में अभियान कर दिया, उसमें निकले हुए हैं। लेकिन वहां जो ऑडियंस होता है बहुत फिल्टर्ड ऑडियंस होता है। वहां एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन जाएगा, कौन मिलेगा, वो डिसाइडेड होता है और समवॉट ट्यूटर्ड भी होता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, रिहर्स किया जाता है। तो वो डायरेक्ट ऑडियंस नहीं कहेंगे, आप औचक चले जाएंगे। तीसरा संवाद का क्या मकसद होता है? जब कोई बड़ी घटना घटी, आज 15 ईयर्स में शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं, वो कनकर करेंगे इस बात से। एक बड़ी घटना बताइए जो बिहार में बड़ी घटना घटी और सीएम गए हो वहां। मैंने कवर किया है छपरा मिड डे मील स्कीम, 23 बच्चे का डेथ हुआ। बाद में गंडामन को आपने, छपरा में गंडामन गांव है, मैं इतनी बार गया तो लोग कहते कि आप यहीं बस जाइए जमीन वमीन कुछ लेकर के, इतनी बार आप आए हैं आप। मैं इस बात में एक रिपोर्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बार जाकर के, बहुत लोग गए होंगे। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने मॉडल विलेज डिस्क्राइब कर दिया। तो जब बड़ी घटनाओं जाते हैं तो आपको संवाद होता है। कर्पूरी ठाकुर 86 में दलेल चक भगोरा में गए हैं और उनको रेसिस्टेंस सहना पड़ा है, और वहां से बचा करके दीपक कुमार फोटोग्राफर हैं, अभी हैं, वो उनको मोटरसाइकिल से, ये स्कूटर से बिठा करके हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर छोड़ते हैं। वो रेसिस्टेंस फेस करने के बावजूद भी जाते हैं। तो मैं, और अब तीसरा पार्ट है जनता दरबार, कहेंगे जनता दरबार। यस, जनता दरबार में लोगों से मिलते हैं, बहुत आता है। लेकिन जनता दरबार से मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि कंप्लायंस क्या है जनता दरबार का। बहुत अच्छा, इतने एप्लीकेशन रिजॉल्व कितने की, ये मुझे बता दीजिए, कितने प्रकार के आते हैं। तो उस काउंट में मुझे लगता है कि पीपुल कनेक्ट जो है, मास लीडर अगर आप कहें दो टूक शब्दों में, तो अभी हाल फिलहाल के बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद, आप उनको जिस टर्म में आप देखें, इंटरप्रेट करें, लेकिन वो मास लीडर थे। इनका मास अपील नहीं है, इनका जो ब्यूरोक्रेसी पर जो डिपेंडेंस है ना, और एक जो कोटरी पर जो डिपेंडेंस, सबकी कोटरी होती है, सारी चीफ मिनिस्टर की होती होगी, वो डिपेंडेंस है। तो वो सारे फैक्ट्स को उनके पास पहुंचने ही नहीं देता है। आप लाख क्लेम करें कि आप ये जान जाएंगे, वो जान जाएंगे, वो पूरी तरह से होता नहीं है। अब आपका कोई सब्सिक्वेंट क्वेरी हो तो मैं ले सकता हूँ। मैं दोबारा आता हूँ, एक बार सरेंद्र जी आगे है, मैं उनको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ संतोष जी, क्योंकि सरेंद्र जी भी बहुत फील्ड में है और मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड से इनका चैनल कनेक्टेड है, तो ये कुछ ज्यादा ही ग्राउंड पे काम करने का इनका अनुभव है। सरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अभ्यानंद जी को सुना है, मैंने जो अभ्यानंद जी का पढ़ा है, और जब मैं पटना से ही पढ़ा हूँ, और जब तक मैं अभ्यानंद जी को वहां देखा है, तो एक ऑफिसर, इस बात को कॉन्फिडेंस था उसका, हमेशा रहा है उनका, कि बिहार एक लॉ अबाइडिंग पीपल है। यहाँ के लोग जो है वो कानून मानने वाले लोग हैं। कचा कभी किसी चीज में लोग अगर विद्रोह करते हैं या रिजेंटमेंट दिखाते हैं तो एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है उसका। और इन्होंने अपने बूते ऐसे कई मामले को हैंडल किया है जो हम लोगों ने उस दौर में भी पढ़ा और देखा। क्या आज एक बिहार के एक ऑफिसर का आप नाम दे सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में वो अफसर खुद जाए और वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखे और लोगों को वो शांत कर ले? अभी मैंने दरभंगा में देखा कि किसी क्या मिलके किसी 4-5 लोगों के घर में जला दिया, कई लोग मर गए उसमें, और कहीं से पुलिस का मिसिंग है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, लोग चला रहे हैं, सड़क पे है, 1 हफ्ते तक चला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं बना। तो मेरा ये सवाल है कि क्या बिहार के ऑफिसर्स की मोरालिटी जो है वो नीतीश जी के कारण कमजोर हुई है, कि या ये करप्शन का ये देन?
देखिए, मुझको लगता है कि इसमें दोनों चीजें हैं, क्योंकि मैं तो सुनने आया था, इतने सीनियर लोग हैं, जैसे बात की संतोष जी ने या अभयानंद सर ने, अरुण सर ने, तो मैं तो सब कुछ सुनने के लिए आया था, क्योंकि इतना बढ़िया पैनल है और इनका जो अनुभव है, इन लोगों ने जो काम किया है, जमीन पे काम किया है, क्योंकि हम लोग सुनते और देखते दोनों रहे हैं, किस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं। अब जो जिस तरह की बात आप कह रहे थे कि वो मिसिंग है, आज मुझको लगता है कि उस तरह की अफसरशाही नहीं है कि जो जाके सामने बात कर सके, क्योंकि सर ने जिस तरह से बताया कि हम लोग जाते हैं तो हमारे लोगों को बात करने का लहजा होता है, एक तरीका होता है, अफसरों का तरीका अलग होता है, राजनेता हैं उनका तरीका अलग होता है। तो ये चीज मिसिंग है, और शायद यही वजह है कि जो जिस कांड की बात आप कर रहे हैं, दरभंगा कांड की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की स्थितियां बनी। हमने कई बार, मैं उत्तर बिहार में रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जैसे जिले में, और बहुत सेंसिटिव जिला है, वहां पे कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, और उस समय एक दो अफसर ऐसे थे जो जाते थे, चाहे महावीरी झंडा का समय हो या अन्य, जो हम लोगों ने देखा भी, चूंकि ये नवरात्र का समय चल रहा, रामनवमी आएगी, और इस दौरान भी कई जगहों पर पिछले कुछ सालों में जो जो चीजें देखने को मिली, और उसमें अगर होता था तो लोकल जो अफसर हैं वो जाते थे वहां पर, वो काम करते थे। कई बार एयर ड्रॉप किया जाता था लोगों को, एक दो अफसर थे, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, और जाके जो संवाद करते थे सीधा, तो वो चीजें अब धीरे धीरे मिसिंग हो रही। और एक चीज और, जिस तरह का संतोष जी ने कहा कि यहाँ पर एक कॉकस बन गया है, एक कॉकस की वजह से जो चीजें हैं वो फिल्टर्ड होके पहुंचती हैं उन चीजों पे, एक तरह से कहें कि लोगों का नियंत्रण है, कि वहां तक जो जो राजनेता है, या कहें कि जो शासन कर रहे हैं, वहां तक सब चीजें पहुंच नहीं पाती है, और जो चीजें उनको जिस चश्मे से दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है या जो कराया जाता है, वही चीजें होती। और यही वजह शायद बिहार की स्थिति है कि अभी जो स्थितियां परिस्थितियां, या जिस तरह के अरुण बाबू ने बात की कि एक सौभाग्य कहें कि पिछले 16 साल की जो बात हो रही है कि किस तरह के शासन प्रशासन चल रहा है, उसमें अभयानंद सर का भी हम लोग जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से उस समय जो एक तरह से कहें कि कन्विक्शन रेट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, और उसको माना जाता है कि जो पहला बहुत कार्यकाल अच्छा। था, जो उस समय चीजें जो है किस स्थिति में थी, और उसी का उदाहरण शायद अभी तक दिया जाता है कि उस समय जैसी चीजें की गई हैं वो, या कि वो एक मॉडल बन गया बिहार के लिए। अब शायद वो बहुत स्थितियां अच्छा। नहीं। नहीं है। अब शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया। और मैं एक बार अभ्यानंद जी से इसी पे रिएक्शन ले लेता हूँ। आपने एक दो चीज पॉइंट बहुत बढ़िया उठाया है। मैं मुझे लगता है कि जब सर है तो सामने में तो सबसे बेहतर वही जवाब देंगे कि सर मैं पिछले वर्षों में मैं एक चीज देखा हूँ कि आप लोग जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहार के, रिटायर्ड अफसर्स हैं, कुछ ही लोग हैं जो बिहार से रिटायर्ड हुए और बिहार में बने हुए। माफी चाहूंगा मैं इस गुस्ताखी के लिए, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफसर हुए बिहार के, चाहे वो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हुए या डीजीपी हुए, ये इतने बड़े बड़े ओहदे के ऑफिसर बिहार से बाहर रहना पसंद, केवल वो रांची में घर बना लेते हैं, दिल्ली में बना लेते हैं, नोएडा में घर है उनका, हर जगह है, लेकिन वो बिहार में रहना नहीं चाहते। पहला तो एक कारण। दूसरा कि सर इसका इसके पीछे क्या है कि बिहार में जो ये टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बिहार में अपना घर बार नहीं बसाते हैं, अपने बच्चे को नहीं बसाते हैं। दूसरा सर सबसे ये कि आपके दौर में एक बार जो एंटी करप्शन मूव पे बात शुरू हुई और उसमें ऐसा लगा था कि बिहार में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा अभियान था, लेकिन वो चीजें आते आते क्यों खत्म हो गई, और वो लगा कि अभी जो एंटी करप्शन के जो भी विंग है या जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक है कि लोगों को एहसास दिलाता है कि यहाँ भी ये डिपार्टमेंट काम करता है। सर मैं माफी के साथ आपसे जवाब। जहाँ तक प्रश्न है घर बना के रहने का, जिस एज में, रिटायरमेंट के एज में आदमी घर बना के रहना चाहता है, वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो बच्चों का कन्वीनियंस। तो जितनी जानकारी मुझे है पर्सनल लेवल पर, सीनियर ऑफिसर्स ये डिसीजन ज्यादातर अपने बच्चों के लिए लेते हैं जो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। वेरियस रीजंस, उसके रीजंस में जाना है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बहुत जरूरी नहीं, बट मुख्य कारण वही है, जी बच्चों सर। को। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है एंटी करप्शन का,
ये बात सही है कि आप अगर तरीके से देखें इसको, तो हर स्टेट के पास एक अपनी एंटी करप्शन एजेंसी होती है, जिसका नाम होता है स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो, ACB बोलते हैं। यहाँ हम लोग बिहार में उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं। बिहार में 3 एंटी करप्शन की एजेंसी है। एक आर्थिक अपराध इकाई है, एक आपका ये क्या उसको नाम दिया गया है, एक ACB तो है ही है, तो पुराना है। एंटी करप्शन ब्यूरो पुराना है। एक हाँ, एक EOU है, EW कुछ है। एक वही है SVU है, हाँ हाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट। तो हम्म, ये SVU, जब मैं ADG हेडक्वार्टर था तो ये आइडिया हम नहीं फ्लोट किया था। ये कहीं सरकार में आप पाएंगे कोई प्रपोजल था ही नहीं। ये पहली बार अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में गांधी मैदान में दिया था। और जिस समय उन्होंने भाषण में यह बात कही थी, तो न तो सरकार की ओर से उस भाषण में कोई चीज लिख करके आई थी इस एसी इसके लिए, एंटी और करप्शन ब्यूरो। नहीं, नॉट एंटी करप्शन, ये जो SVU की चर्चा में है, SBO जी 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 SBO सर। इसका क्रिएशन डायरेक्टली उनके मुंह से 15 अगस्त को गांधी मैदान में किया गया। और उसके पहले एक भी प्रपोजल कहीं से भी, ना विजिलेंस विभाग से, न ही पुलिस की तरफ से, न ही सरकार के किसी भी अंग से, वो गवर्नमेंट के कहीं पर भी नहीं था। इसलिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो पूरी जो वहाँ ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो हतप्रभ थे। जिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी तरीके से, उनको भी नहीं, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम। एंड इट जस्ट केम आउट बिकॉज ही हैड ए फीलिंग कि हम लोगों को एंटी करप्शन के लिए कुछ करना होगा, कुछ नई चीज करनी होगी, तो उसको बनाया ही गया था। उसके लिखित उसके मैंडेट में था कि ये सिर्फ टॉप ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, और 2 ही केस होगा, एक या तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या फिर ट्रैप होगा। इनफैक्ट इस पर डिस्कशन हुआ था कि क्यों नहीं दूसरे केसेस भी करप्शन के आने चाहिए। तो हमने कहा कि सर, आपको अपने ऑफिसर से काम भी कराना है, तो उनके हर डिसीजन को अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो वो डिसीजन लेना छोड़ देंगे। तो जो सबसे ऑब्जेक्टिव चीज है करप्शन का, वो या तो आप घूस लेते पकड़े गए, और नहीं तो एसेट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, 2 ही चीज। तो हमने अपने उसके मैंडेट ही में लिखवाया था कि इसके 2 ही मैंडेट होंगे अगेंस्ट टॉप ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और इसीलिए आप देखिएगा जो पहला केस हुआ वो एक DGP, एक्स DGP हाँ थे, जी 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 उनके विरुद्ध हुआ, उसका सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट पर हुआ। तो ये सब शायद पहली बार हो रहा था। 40 जब मैं 42 पुलिस DGP, ऑफिसर थे उस टाइम के। हाँ, फिर जब मैं DGP बना तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करके ये आर्थिक अपराध इकाई बनवाई, क्योंकि मेरा अपनी थिंकिंग ही है हमारी कि पूरा क्राइम जो है वो फॉस्टर्ड होता है बाय ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी फॉस्टर्स क्राइम, एंड क्राइम गेट्स बिगेट्स ब्लैक मनी। ये एक दूसरे का साइकिल है। तो मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ, शुरू से ही मैंने इस लाइन को ऑपरेट करके देखा है। बहुत जब अच्छा। मैं DGP बना तो मैंने आर्थिक अपराध इकाई का प्रस्ताव दिया और तुरंत बन गया। ये किस परिस्थिति में और किस व्यवस्था से वो चल रहा है वो अलग इशू है, उसका उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बनाया गया। और वो करप्शन से भी ऊपर उठ करके था, ब्लैक मनी। करप्शन इज ओनली वन सोर्स ऑफ ब्लैक मनी, देयर आर वेरियस अदर सोर्सेस, और सब अफेक्ट करता है क्राइम। तो तो मैं अभियान ये जी, मैं सर एक बार रोकना चाहूंगा आपसे। मैं ये जानना चाहूंगा कि उस अभियान का ये हुआ कि अखबारों में फ्रंट पेज की खबर आई, और बिहार की अक्सर वो खबर आती थी कि किसी बड़े ऑफिसर के पूरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, उसको स्कूल बना दिया गया।
और इस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी में उसको ये किया गया, तो इसका फायदा ये हुआ कि बिहार के कुछ दिन के लिए क्या वो खौफ रहा, या फिर ये बाद में आते आते वो चीजें कैसे डाइजेस्ट हो गई, क्या ऑफिसर्स का वो कमिटमेंट नहीं रहा, या वो लीडरशिप में वो उतना उसके पीछे वो उनका एक मोटिव नहीं रहा, वो फिलोसफी ही चेंज हो गई आपसे जाने के बाद, या इस तरह की चीजों में। विनोद जी, सौभाग्य या दुर्भाग्य से मैंने सीबीआई में 4 साल काम किया है, तो इस क्षेत्र का जो काम होता है ना, उसकी टेक्निकल जानकारी तो मुझे थी। इसलिए मैंने जब डीजीपी का पदभार लिया तो जितनी बातें मैंने सीखी थी वहां, उस सबको इम्प्लीमेंट किया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 1944 का, ये लॉ में है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा था, तो हमने पहली बार बिहार में पहली बार इसका यूज शुरू हुआ है। सर हमारे एक सिमिलरली, व्यूअर दिख रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर दिख रहे हैं मुजफ्फरपुर से, वो कह रहे हैं कि अभी के एक एसएसपी पे विवेक कुमार है कोई, मैं माफी चाहूंगा, एक दर्शक का ये व्यू है, जिसे किसी पे ये नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब उन पर ये शुरू हुआ, तो वर्तमान डीजी ने कहा कि ये एफआईआर नहीं हो सकती ऑफिसर पे। ये आपसे वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी ऑफिसर्स की अगर इस तरह की तहकीकात होती है डीए की, तो ये एफआईआर होना या ना होना, क्या इस केस में डीजी तय करेंगे क्या? नहीं नहीं, हमारी जानकारी जो है, हालांकि ये सब एक्टिविटी रेड वेड जो भी हुआ था वो वाला, वो हमारे रिटायरमेंट के बाद का था, इसलिए ऑथेंटिकली हमने, बट अखबार पढ़ने से तो क्लियर था कि वो एफआईआर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और बिना एफआईआर का सर्च हो ही नहीं सकता है, इलीगल हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एफआईआर नहीं हुआ था, एफआईआर, बिना एफआईआर के आप 2-2 3-3 दिन सर्चेस कर रहे हैं, संभव ही नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक 3 एजेंसीज हैं, और आज के डेट में कानून में और कितने ज्यादा प्रावधान हैं, प्रॉब्लम आने पर वो सब प्रावधान दिखना चाहिए। और ये रोल जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रोल सिर्फ डीजीपी और उनका जो सीनियर ऑफिसर्स का टीम है वही कर सकता है, ये कोई सब इंस्पेक्टर ग्रुप या डीएसपी ग्रुप नहीं कर सकता है, ये काम ही है सीनियर ऑफिसर, सोचना कि लॉ में कहाँ सोचना। जगह है, सर कैसे ऑपरेट करना। मैं एक बार अरुण बाबू को बीच में लाता हूँ कि ये सोचने का काम कैसे होता है, फर्क पड़ता है अरुण बाबू। मैं अभी जम्मू कश्मीर में देखा है, जम्मू कश्मीर में अक्सर जाता रहता हूँ, और मैंने मनोज सिन्हा का स्टाइल देखा है सोचने वाला। तो सबसे, अगर आप कहें मोस्ट करप्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया के बहुत सारे करप्ट स्टेट में एक जम्मू कश्मीर भी रहा है, और इंडिया के जो मोस्ट ट्रबल्ड अगर आप स्टेट कहेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर ही रहा है। लेकिन ये करप्शन को, मनोज सिन्हा का वो एक आइडिया कैसे काम आया कि सामाजिक भागीदारी का जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी उन्होंने शुरू किया वहां पे पंचायती राज और लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद, लोगों की जो भूमिका बढ़ी, और लोगों की जैसे ही भूमिका बढ़ी तो अफसर पे एक तरह से अंकुश लगा, और लोग जानने लगे कि फंड जो आ रहा है वो कहाँ लग रहा है, किस तरह लग रहा है, कहाँ लगना चाहिए। इसमें लोगों ने अपने हाथ में लिया इसको, जो एक पार्टिसिपेशन की डेमोक्रेसी, जो उनका नाम आप कई बार देखेंगे पीपुल्स गवर्नेंस कहा जाता है। तो ये मॉडल होने में अरुण बाबू, बिहार में क्या दिक्कत है? बिहार में आपके पंचायती राज सबसे मोस्ट फ्लॉप इंस्टीट्यूशन है, अगर आप सॉरी टू से अगर कहें, क्योंकि जो लोगों की भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी सिर्फ वहां ऑफिसर और पंचायत की भागीदारी, मतलब पंचायत के प्रमुख और लोगों में है, आम लोग कहीं नहीं है। तो ये सामाजिक भागीदारी, क्या सत्ता ने इसको जबरदस्ती धकेल दिया है, या बिहार में वो कल्चर ही डेवलप नहीं हो पाया? देखिए, सामाजिक भागीदारी बड़ी चीज होती है लोकतंत्र में। मैं मानता हूं कि ये इम्पोज डेमोक्रेसी है, और जो स्टेट का मुखिया होता है उससे उम्मीद होती है कि वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को ग्रास रूट तक ले जाए और वो ईमानदार दिखे। फर्स्ट फेज जो था मुख्यमंत्री जी का, उसमें उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ,
जिनकी वजह से ये धीरे धीरे मैसेज पर्कोलेट करके जाने लगा कि भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते। चाहे दिखावटी हम जितना मकान में स्कूल खोल रहे हैं, फला कर दें, चिला कर दें, एक व्यक्ति, एक आईएएस ऑफिसर के बारे में जो लालू जी के पीरियड में बहुत धन कमाए थे और इन्हीं के स्वजातीय थे, तो ये जब भी आपसी चर्चा होती थी वो कहते थे कि इस व्यक्ति को ठीक करना है, बहुत भ्रष्ट है। सरकार के बनने के 6 महीने के बाद उनके सबसे प्रिय मंत्रियों के साथ उनको अटैच किया जाता था और उसी रफ्तार से, बल्कि दुगनी रफ्तार से पैसा कमा रहे। धीरे धीरे आईएएस अफसरों की एक ऐसी लॉबी जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जो ऑनेस्ट होता है वो कहता है, बतलाता है ये गलत हो रहा है, ये गलत कानून होगा, ये गलत निर्णय होगा, इसका इम्पैक्ट गलत होगा। ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट पॉलिटिशियन के साथ गिर गए। आप पहले भी देखा होगा, जब हम पहली बार सांसद बने थे तो कलाम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और राष्ट्रपति भवन के गेट से लेकर के मुगल गार्डन तक हर जगह एक प्ले कार्ड लगा हुआ था, बिहार वाज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट। पहला इश्यू था हमारा गवर्नेंस, और उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, हम भी थे, रंजन यादव भी थे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया था, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके तमाम लोग। एक ही इशू था, नाश्ते पर हमें राष्ट्रपति जी महामहिम पूछ रहे थे कि बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट हो सकता है और ये देश को ताकत दे सकता है, और देता रहा। तो हर लोगों का जवाब, कई तरह के प्रश्न, कई तरह के उत्तर आए, लेकिन उसका अल्टीमेट जो जवाब था, जो पहले से महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्ले कार्ड लगा करके रखा था, बिहार वाज द वेस्ट गवर्न स्टेट टिल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। व्हाट हैपेंड टू द स्टेट? तो ये नीतीश कुमार जी इसको जब हम लोगों से चर्चा करते थे तो इसको बनाना चाहते, लेकिन बने क्यों नहीं? इसलिए कि कटु बोलने वाले लोग उनसे अलग होते गए। इम्पोज डेमोक्रेसी में भी यदि सिस्टम ऑनेस्ट हो जाएगा, सर माथा एक मुख्यमंत्री होता है, ये यदि ईमानदार होगा, इनके इर्द गिर्द उनकी कुछ व्यक्तिगत कमजोरी की वजह से इनके इर्द गिर्द ऐसे चरित्रहीन और चोर लोगों की जमात खड़ी हो गई कि धीरे धीरे उनका ऑरा खत्म हो गया। और ये आम सब जनता से संवाद, जैसे कहा ना कि 23 बच्चे मारे गए, वहां हिम्मत नहीं किया जाने, हिम्मत करते ही नहीं, ये जा ही नहीं सकते। पहला बार जॉर्ज फर्नांडिस पर हमला हुआ था तो ये नहीं थे, फकली मोड़ पर हुआ था, राजद के पीरियड में हुआ था, शिवानंद तिवारी थे, अरुण कुमार थे, गफूर साहब थे, मंजय लाल थे, सारे लोग डटे रहे, ये नहीं थे। ये जब परोसा जाता है उस समय आते हैं, जब भोजन बन के तैयार होता है। फिर भी लोगों ने महसूस किया कि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बिहार को इन संकटों से बाहर निकालेंगे, गवर्नेंस इसका बेहतर होगा। आपने सुना अभी मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर पकड़ा जाता है पैसे के साथ, और वह थानेदार को और मीडिया को कहता है कि यदि मुझे थाने से छोड़ा नहीं गया तो मैं पोल खोल दूंगा, इस पैसा किसके लिए जा रहा है। भाई सरकार इतना कमजोर है, और वो कोई कानून जो बिना सामाजिक सरोकार का, जैसे शराब, एक बड़ा क्रिमिनल का गैंग पैदा किया है, बड़ा अहित हुआ है, लेकिन ये गांधी बनने के लिए तैयार है। ये बनावटी चीजों में बड़ा विश्वास करते हैं। गांधी खुद रोते यदि गांधी मैदान में बड़ी मूर्ति लगाई जाती, लोगों के टैक्स के पैसे का ही दुरुपयोग होता, तो गांधी आज खुद उनकी आत्मा रोती। लेकिन ये गांधी बनने के लिए तैयार है। गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति लगी हुई थी और उसमें सबसे ऊंचा नीतीश कुमार का नाम जुट जाए। आपने देखा किताब किसी ने बिहार पर लिखा और उस पर नाम अपना छपवा दिया। तो जो ये बनावटी कैरेक्टर है, ये मास में एक्सपोज हो गया
और ऐसा आदमी जैसे ऑरा खत्म हो गया, जब ऑरा खत्म हो जाता है बहुत तो बढ़िया। अभी डॉक्टर साहब मैं ये औरा पे ही एक बार संतोष जी का लेता हूं, मैं दोबारा एक घटना की हाँ जी चर्चा सर, में जी कर सर, जी सर, जी सर, एक विनोद बाबू घटना की चर्चा कर रहा या सर कंटिन्यू करिए सर। हूं। केसरी विधायक मारे गए थे, पूर्णिया के विधायक मारे गए थे, रूपम पाठक ने हत्या की थी। मैंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट्स को पत्र लिखा कि यह सिंपल हत्या नहीं है, मैं वहां से अध्ययन करके आया हूं। पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्स रैकेट एंड दिस मर्डर इज ड्यू टू दैट सेक्स रैकेट। उसके बाद कितनी घटनाएं हुई, सब पर पर्दा डाला गया। कैसे सरकार पर विश्वास करेगा लोग? और वो रूपम पाठक को 302 का मुजरिम बना करके भेज दिया गया जेल में। आप समझ सकते हैं? तो न्याय के साथ विकास, न्याय 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 रट रहे हैं। न्याय तो आप जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है वहां नहीं दे पा रहे, वहां बेईमानी कर रहे हैं। आप केक काटने डॉक्टर साहब जी, ये एक बार मैं संतोष जी से एक चीज ले लेता हूँ। आपने कई सवाल रखा है डॉक्टर, और उस सवाल को लेके मुझे लगता है कि संतोष जी हमारे बीच में अभी हैं, और वो पैनल में इस मचान पे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को करीब से जानने के लिए अगर कोई है हमारे बीच में तो अभी इस मचान पे संतोष जी का बढ़िया हो सकता है। इसलिए कि संतोष जी ने इसी मचान पे, इसी बिहार स्वाभिमान आंदोलन के हम लोग की जो ये गोष्ठी है उसी में एक बार कहा था कि ये देखिए ये बिहार की आप ये देखिए ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंसी था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए 15-15 साल से 12-12 साल से एक ही लोग एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, और अगर उस डिपार्टमेंट में कुछ नई चीजें नहीं हो रही है तो बार बार कहते हैं कि यार 2005-2010 से भी आगे हमें बढ़ना है। हमारा मॉडल जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट भी हो सकता है। इस मॉडल के लिए ब्यूरोक्रेसी आपके पास कॉम्पिटेंट नहीं है, आपके पास लीडरशिप कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मैं संतोष जी से यह जानना चाहूंगा कि संतोष जी, अरुण बाबू ने जो बातें कही है उसमें इस ब्यूरोक्रेसी और ये लीडरशिप का जो ये कॉकटेल है, उस कॉकटेल में सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक भागीदारी की है। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की जो बात है वो बिहार में कहीं से गायब हो गई। हर आदमी बस यही सोच लेता है कि यार हमारा काम वोट करना है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो बिहार में जो एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इस इन्वॉल्वमेंट को इस सत्ता ने रोका है या लोग बात जो है अब ये विश्वास करना छोड़ दिए हैं इस बिहार का भला नहीं हो सकता? रीजन क्या है संतोष जी? मैं देखिए 2 एग्जाम्पल दूंगा जो कि मैंने अपनी दूसरी किताब जेपी टू बीजेपी में डील किया हुआ था। इसमें आपको ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स सब आ जाएगा। ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम भी करती है और उस पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कैसे रोकता है। एक देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम, मदन मोहन झा उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन थे, लगभग ड्राफ्ट तैयार था। हम बहुत बात करते हैं कि समान शिक्षा हो, सबके बच्चे एक जगह पढ़ें, और अभी स्टडी भी आता है कि कितने IAS IPS के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम की बात हुई, बहुत मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट चला गया कि कितना खर्च होगा, ये भी डिसाइड हो गया कि 5,000 करोड़ का इस पर बजट है। और लास्ट में जा करके वो चीजें रुक जाती है टॉप में। तो उसको कौन रोकता है? किस लॉबी के तहत आप वहां रोकते हैं? यहां मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विल को डिसाइड करना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल विल की कमी थी और उनको कहीं न कहीं से दबाव था, जो कि प्राइवेट एजुकेशन की लॉबी थी उसका दबाव था। तो यहाँ आप किसका, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी दोषी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ने आपको अच्छी रिपोर्ट तैयार करके दी थी। तो सिर्फ उनको सिंगल आउट करना, मैं एक ब्रिलियंट एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी में अच्छे काम भी होते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस कटल किया जा सकता है। सेकंड, डी बंदोपाध्याय कमीशन क्या हुआ? बहुत शान गुमान से आया। 2009 के इंटरव्यू मुझे याद है, 3-4 लोग के ग्रुप में इंटरव्यू नीतीश जी देते हैं जब रिपोर्ट कार्ड के पहले, तो उसमें से एक था। तो उनको सब लॉली पॉली को सब हल्के हल्के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने पूछा कि डी बंदोपाध्याय कब आप लागू करेंगे आप? तो प्रश्न को उनको अच्छा नहीं लगा। तो करेंगे, देखा जाएगा, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है।
तो डी बंदोपाध्याय कमीशन भी लागू नहीं हुआ। हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे। आई रिमेम्बर द केस, अभियानंद सर को याद होगा जब परमेश्वर मुखिया की किलिंग हुई थी, आई थिंक जून का महीना था 2012 या 13, मेरा एग्जैक्ट ईयर मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। वहां पब्लिक रेसिस्टेंस झेलना पड़ा था, पत्रकारों को भी, प्रशासन को भी, इनको भी, बट येट ही स्टूड अप, वहां उस चैलेंज को लिया और 2 आवर्स में चीजें सबसाइड हुई। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे अफसर्स नहीं है, अच्छे काम नहीं करते हैं। और देखिए अब क्या है ना कि आप अगर कोई आईएएस अफसर अगर कम्युनिटी पुलिसिंग करेगा, जैसे लगेगा लीडर बनेगा, उसको डर लगता है कि कहीं ऊपर से फोन नहीं आ जाए। एक ब्यूरोक्रेट, नाम नहीं लूंगा, एक ब्यूरोक्रेट जब लालू जी नीतीश जी का शासन था, उनको इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया कि रोहतास में स्टोन चिप्स वाले में वो धड़ाधड़ लोगों को एक्शन ले रहे थे, तो कुछ लोगों का जाति समीकरण गड़बड़ा रहा था। तो फोन आया, बोला कि मैं नहीं करूंगा, देन ही न्यू कि ही वुड बी ट्रांसफर्ड एंड विद इन फ्यू डेज ही गॉट ट्रांसफर्ड। तो ऐसा नहीं है कि करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे कि इंडिविजुअल अफसर्स भी काम करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। आप गुप्तेश्वर पांडे की लाख की शिकायत कर लीजिए, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग अच्छा करते थे, वो लोगों को कन्विंस करते थे। तो मैं कह रहा हूं कि देयर आर सेट ऑफ अफसर्स हु शुड कम फॉरवर्ड। और जो पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं अप्रोच की, तो मुझे लगता है कि वो ब्लिंकर्स लगा के चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा ब्लिंकर हटा के देखना पड़ेगा। आप औचक निरीक्षण कीजिए ना, किसी भी आप जैसे कि आप गांधी मैदान थाने में आप ऐसे सिंगल को भेज देते हैं तो अधिकारी को ये करता है, तो आप भी बिना बताए कभी निकलिए ना, बिना बताए कहीं निकलिए, आप देखिए कि क्या स्थिति है, किसी ब्लॉक लेवल की क्या स्थिति है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप बता के निकलेंगे तो वहां तो सब कुछ प्रायोजित है, सारे आपके क्राउड स्पॉन्सर्ड हैं, टेबल सब लगा हुआ है, सब कुछ, वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलेगा। यू हैव टू, आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, आपको जो कि फील्ड में जाते हैं उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश में मैंने सिस्टम देखा कि वो रोटेशन पर चीफ मिनिस्टर आकर के लोगों से मिलते थे। नॉट जस्ट कि जर्नलिस्ट शुड बी गिवन वेट, डिफरेंट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो कि फील्ड में जाते हैं, जिनका इंटरेक्शन है, इवन इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, जिनका डॉक्टर्स। अब जैसे कि डॉक्टर सीपी ठाकुर का क्यों इतना ग्राउंड फीडबैक था, तो वो बोलते थे कि मेरे पास इतने तरह के पेशेंट आते हैं, वो ग्राउंड का फीडबैक मुझको देते हैं। तो ये वेरी गुड ग्रास रूट रिपोर्ट। तो ये चीजें मिक्स है सर, एक चीज में एक ब्रश से टार करने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंट सेट्स ऑफ अफसर है। पॉलिटिकल विल, हाँ, मतलब सेकेंड थर्ड टर्म से थोड़ी सी जनता से दूर हो गए हैं, थोड़े से इनको प्रयास करना चाहिए वो डायरेक्ट इंटरेक्शन का। बहुत अच्छा। मैं एक बार सर जी को विनोद जी, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद है, वो मेरे साथ नहीं हुआ है, जो संतोष जी ने अभी बताया कि ब्लॉक के बारे में। मेरे पिताजी एक जिला में एसपी हुआ करते थे और हमको उन्होंने कहानी सुनाई थी। उस समय तो मैं हार्डली क्लास 2 में रहा हूँ। तो श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, वो आए थे जिले में, तो उनको कहीं से शिकायत मिली होगी, तो सडनली उन्होंने डीएम साहब को कहा कि आप स्वयं गाड़ी चलाइएगा और आपके बगल में मैं बैठूंगा और गाड़ी में कोई नहीं रहेगा और फलाना ब्लॉक हमको ले चलिए। कोई इंटीरियर का ब्लॉक था। तो मेरे फादर भी वहाँ खड़े थे, एसपी थे, तो उनको तो समझ में आ गया कि कलेक्टर साहब पहुंचा तो नहीं पाएंगे ब्लॉक में। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे ही रखा और जब देखा कि वहां पहुंचने के बाद वो रास्ता ढूंढ रहे थे कलेक्टर साहब, तो देन ही केम फॉरवर्ड, क्योंकि वो एसपी का मूवमेंट हमेशा ज्यादा रहता है कलेक्टर लोग, तो आगे आकर के और फिर ब्लॉक में पहुंचा दिया उन्होंने। तो ये एक सिंपल टेस्ट है। एक मुख्यमंत्री डीएम को कह रहा है कि आप गाड़ी चलाइए, हम आपके बगल में बैठेंगे और आप हमको फलाने ब्लॉक में पहुंचाए। वाह सर, ये कमाल का, ये चीज, ये सॉरी मुझको एक याद आ गया, मैं छोटा सा मुझे याद आ गया। अभी हाल फिलहाल में चूंकि कर्पूरी जी पर लिख रहा हूँ, सुशील मोदी जी ने सुनाया था
एक किसी इंटेलेक्चुअल का नाम बताया, वो मुख्यमंत्री थे और उनको मिलना था, तो इन्होंने एक उसमें ये वाला फोन था लैंडलाइन वाला, तो मैसेज भेजा कि मिलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में राजेंद्र नगर निवास पर एक आदमी दरवाजा खटखटाता है, उनकी भाभी दरवाजा खोलती है, तो देखते हैं कि आप पूछते हैं कि पहचान नहीं पाए, बोला कौन? बोला मैं कर्पूरी ठाकुर। तो अवाक रह गया कि एक मुख्यमंत्री एक सिंपल फोन कॉल पर एक इंटेलेक्चुअल से मिलने के लिए, वो हनक में कह सकते थे कि मेरे यहाँ मिलने आओ, वो खुद मिलने के लिए आ गए। ये भी एक कितना बड़ा जेस्चर है एक चीफ मिनिस्टर का, आप बताइए। ये भी एक डायरेक्ट संवाद का जो संवाद की बात जो कहे अभ्यानंद जी ने जो वो पॉइंट जोड़ा है, तो ये कितना कमाल का है कि उस फीलिंग को, साइड को एक लीडर समझ रहा है कि अगर ये ऑफिसर को रास्ता मालूम नहीं है तो ये पक्का पब्लिक से कांटेक्ट में नहीं है, ये लाट साहब ही बना हुआ है। तो श्री बाबू वो लाट साहब को खोज रहे कि ये लाट साहब ही है या पब्लिक सर्वेंट ही बना है। मैं सरेंद्र जी से पूछ लेता हूँ कि सरेंद्र जी, आप तो जमीन पे काम करते हैं, आपसे बिहार की बदलते बिहार को देखे, नीतीश जी जरूरी या मजबूरी? तो अगर ये जरूरी है एज ए स्टेट्समैन, तो मैं कह सकता हूं कि नीतीश जी को बराबर मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर मेडल के रूप में भी रखा है। लेकिन अगर मजबूरी के है तो इसकी मजबूरी के पीछे बिहार का विपक्ष भी है, जो अगर तेजस्वी बिहार के विपक्ष को लीड करते हैं और अगर जनता में उस तरह का अपना भरोसा नहीं पैदा कर पाए कि बेहतर बिहार दे सकते हैं या एक बेहतर बिहार के लिए उनके पास कोई मॉडल है, तो लोगों को लगता है कि इससे तो अच्छा नीतीश ही है। तो ये नीतीश मजबूरी या जरूरी, आज के पॉलिटिक्स में आप कैसे देखते हैं सुबोध शैलेंद्र जी? देखिए, जरूरी तो नहीं कह सकते, अब इसके आगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो कहे कि समन्वय की राजनीति या कोलिजन पॉलिटिक्स है, उसमें अगर आप एक दिन आके विधानसभा में बैठ जाएं और जो चीजें वहां होती हैं और जो बातें होती है, क्योंकि संतोष सर ने, अभयानंद सर ने अभी ऐसी ऐसी बातें कही, शायद अब जिस स्थिति परिस्थिति में शासन और प्रशासन चल रहा है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें ये चीजें नहीं हो सकती कि कोई जो हम लोगों ने कई यात्राओं को भी देखा, कई यात्राओं को साथ में जाके कवर किया कि किस तरह का वहां पर चीजें पूरा सेटअप होता है और उसी सेटअप के तहत काम होता है। कई बार तो हमने देखा कि जो चीजें दिखानी है वो बन रही हैं और उसके आगे कुछ सिपाही खड़े किए जाते हैं, चौकीदार खड़े कर दिए जाते हैं ताकि वो चीजें दिखे नहीं, उनको बंद कर दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि अभी ये कहा जाता है कि न्याय के साथ विकास, या कहें कि हम लोगों से मिलते रहते हैं, हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, हम यात्राएं करते हैं, लेकिन वो यात्राएं कैसी होती हैं, उनमें व्यवस्थाएं क्या होती हैं। और जो कहें कि ये तो मुख्यमंत्री स्तर की बात हुई। अगर हम स्थानीय स्तर में बात करें तो जो बात अभयानंद सर कह रहे थे कि कलेक्टर को पता नहीं था, तो शायद अब जो स्थितियां हैं अब शायद उससे भी बदतर हो गई होंगी कि आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो ग्राउंड रियलिटी या वहां जाने आने की स्थिति नहीं होगी। अब ये क्यों आई या ये चीजें क्यों बनी और इसकी वजह से क्या परेशानियां हो रही हैं समाज में, क्योंकि जिस तरह का समाज होना चाहिए और जिस तरह के काम होने चाहिए और जिसकी चर्चा लोगों के बीच में हो, शायद अब ना वो संवाद होता है और ना उस तरह के कम्युनिकेशंस जो आगे बढ़ाए जाते हैं या उस तरह की चीजों को बहुत तवज्जो दिया जाता है। और यही वजह है कि जो चाहे अगर हम कहें कि आपसी सद्भाव का मामला हो या कि जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके कन्विक्शन का मामला हो, अभी ये सब चीजें लगभग बीच में पड़ी हुई हैं। और एक कहा जाता है कि अधिकारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, अधिकारियों और नेताओं के बीच में संवाद होना चाहिए, प्रशासन और न्यायपालिका के बीच में संवाद होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें जो कहें कि स्टेट लेवल पर कही जाती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वो चीजें दिखती मैं समझा नहीं शैलेंद्र है, जी। वो चीजें होती शैलेंद्र नहीं जी, है। शैलेंद्र जी, अब हमारे पास समय कम है, मैं इसलिए लास्ट में एक एक अपना जो है लास्ट में डॉक्टर अरुण कुमार जी और बाकी सारे मेहमान से हम एक एक अपनी प्रतिक्रिया लेंगे इसी सब चीजों पे। मैं डॉक्टर साहब अरुण कुमार जी, मैं सीधे आपसे कहता हूँ कि शैलेंद्र जी ने तो थोड़ा सा इस चीज को क्लियर नहीं किए, या हो सकता है कि शैलेंद्र जी अभी फील्ड में है तो उनको सब तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बिहार के एक मजबूत पिलर रहे हैं जमाने में और अभी भी आपका ग्रास रूट कनेक्शन है। बिहार में नीतीश जी जरूरी है या मजबूरी है? क्या दिक्कत क्या है सर? मजबूरी
मजबूरी है, वातावरण ऐसा बना के रखा है कि ये मजबूरी बनी हुई है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि प्रकृति भी ऑपरेशन करता है। सीमा अराजकता की बढ़ गई है, सीमा से पार हो गया है, इसलिए जनता फिर निर्णय लेगी। ऐसा नहीं कि ये मजबूरी में बहुत दिन लोगों को मजबूर करके शासन करते रहे। थैंक डॉक्टर साहब। मैं एक बार अभ्यानंद जी से मैं इस चीज को और समझता हूँ कि सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे ब्यूरोक्रेसी के इसमें कि आप हम जो आज चर्चा कर रहे थे कम्युनिकेशन को लेकर, तो ब्यूरोक्रेसी इसी समाज का हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, या प्लेनेट भी तो यही है। और बिहार के हो ना हो कई ऐसे अफसर हैं जो बिहार के होके रह गए हैं। मैं हम लोग भी उस दौर में थे, तब भी देखते थे कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे जो बिहार से गए नहीं उसके बाद। तो ये जो बिहार ने अपने में लोगों को बसा लेता है, अपने में रच बस जाता है बिहार के उस एम्बियंस में, तो ये अफसर की अपनी एक क्षमता होती है जो समाज के साथ में तार जोड़ता है, कनेक्शन जोड़ता है। और कई अफसर सीधा अफसर ही बने रह जाते हैं, उनको कोई समाज से संवाद नहीं होता है। तो सर जब आप ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भी और जब आप रिटायर किए तब भी समाज से अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है आज भी। जब आप इन बच्चों को लेके बैठते हैं, उनके एक परिवार में एक बच्चा अगर सर बड़ा ये बन जाता है बिहार में, तो उसके पीढ़ी कई पीढ़ियां उसके साथ आबाद हो जाती है। तो ये जो पीढ़ियों को जो नवनिर्माण आप कर रहे हैं, क्या बिहार में ऐसे ब्यूरोक्रेसी को इन सब निर्माण में आगे आना चाहिए क्या? सर मैं आपसे ये लास्ट कमेंट चाहूंगा कि इसके इसके पीछे आपका जो भाव है, उन लोगों में ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए, पॉलिटिशियन में जाना चाहिए कि बिहार के निर्माण में इंडिविजुअल की भी भूमिका हो सकती है? अभियानंद जी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ अगर आईपीएस आईएएस है, तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों रैंक्स दे आर द custodians of the confidence of the people of the state they serve in। उससे ज्यादा कस्टोडियन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे लेवल के एग्जाम के थ्रू आता है। उसका ये फर्ज बनता है, आई बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज मैं कर रहा हूँ, कि वो न केवल अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को पूरा करे, बल्कि जो सोशल ऑब्लिगेशंस है, सोसाइटी का ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, क्योंकि सोसाइटी ने उसको मदद की है पढ़ने में, लिखने में, आगे बढ़ने में। यू हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, यू हैव टू गिव बैक, देयर इज नो अदरवाइज। आप उऋण होकर के तो नहीं जाने वाले। बहुत अच्छा सर। मैं संतोष जी एक चीज अब मैं डॉक्टर साहब से भी लास्ट में एक जवाब लूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे अभ्यानंद जी की बात का जवाब लूंगा। मैं संतोष जी से सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा कि संतोष जी जो सिचुएशंस है उसमें, मैं सरेंद्र जी जो बात कह रहे थे कि सरेंद्र जी के बात से जो आप तो हर पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं ऑलमोस्ट, और बड़ी घटनाओं में भी आप अपना अपना प्रेजेंस लेके अब सारे चीजों को देखते हैं। बिहार में जब हम कह रहे हैं नीतीश मजबूरी या जरूरी, तो मेरा कहने का कोई सटारिकल नहीं है। वो बिहार में उस समय में हम इलेक्शन के समय में भी ये देख रहे थे। लेकिन क्या शायद बिहार के अपोजिशन ने जो काम सरकार ने नहीं कर पाई कम्युनिकेशन बनाने का, वो शायद अपोजिशन में भी मिसिंग है। लोगों का भरोसा अगर तेजस्वी पे नहीं हुआ है, इसलिए उनका आधार है नीतीश का, या लीडरशिप के लिए खड़े होके अभी कोई चेंज के लिए बिहार में ने मन नहीं बनाया है? कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ है संतोष जी? देखिए मन बनाया ये नहीं कर सकते हैं। अब मात्र 10 सीट की 13,000 वोटों का अंतर था, तो ये तो पेंडुलम की तरह था ही। मैंडेट कहाँ था? जैसे अरुण सर ने कहा ना कि उनको कहा, जब तीसरे नंबर की पार्टी है तो आपके लिए मैंडेट नहीं था, फ्रेगमेंटेड था। अब 110 सीट अगर दूसरे कॉम्बिनेशन ने सामने से लाया है, 12 सीटों का अंतर है सिंपल मेजोरिटी से, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ऑलमोस्ट ही वाज राइट अप देयर। अब उसको रिपीट कर पाएगा नहीं कर पाए, नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है, इतिहास का गवाह है। आपकी क्वालिटी सफर कर सकती है। अभी देखिए दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है ना, कि पोस्टरिंग चल रही है, काउंटर पोस्टरिंग चल रही है। अपना सब लोग बीज थोड़ा सा डाल के देख रहा है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, दोनों ये डाल के देख लेता है कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद घुमा फिरा करके फिर रोल बैक करते हैं। जैसे सुशील मोदी जी ने कहा ना, ये पुराना स्टाइल है,
इन दोनों की पॉलिटिक्स का पुराना स्टाइल है, पहले एकदम तीर छोड़ो उसके बाद रोल बैक करो। तो इसीलिए शुरू से जब मुझको बोल रहे थे ना, मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला है, 24 तक कुछ नहीं होगा, पोस्टरिंग और काउंटर पोस्टरिंग खूब हाई लेवल पर चलेगी, तो अपने समय के साथ साथ लीडरशिप इमर्ज करेगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई आफ्टर नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद सबके बाद, मतलब एक समाज अपने आप से निकाल देगी लीडरशिप, वो एक अपने समय परिस्थिति के साथ निकल जाएगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि लीडर आ गया। जी अरुण बाबू, मेरा लास्ट सवाल आपसे, बिहार में क्या बिहार के कोई नेता रह गए हैं क्या जिसका एक एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको अभयानंद जी कह रहे थे कि जिनका पूरे बिहार में एक एक्सेप्टेबिलिटी हो? एक रीजन के कोई नेता है, एक कास्ट के कोई नेता है, एक ग्रुप के कोई नेता है, तो बिहार में एक ऐसे नेता का मैंडेट क्यों नहीं हो रहा है? क्या अरुण बाबू, डॉक्टर अरुण बाबू बिहार के सारे रीजन के नेता क्यों नहीं हो सकते? या इसमें अरुण बाबू का दोष है, या बिहार के लोग एक संपूर्ण बिहार के लीडरशिप देने में भरोसा नहीं रखता? दिक्कत क्या है? देखिए, 15-20 वर्षों में पूंजी का महत्व बढ़ता गया, विचार संवाहक नहीं रहा है राजनीति का, विचार जिस कालखंड में था वहां पर नेतृत्व पैदा होता था, उसे संघर्ष करना पड़ता था, जन सरकार में वो सम्मिलित होते थे, वो कॉन्शस रहते थे, पीपुल के नजर में हम ठीक रहें। आज जो है व्यापार वर्ग से, कोई माने जाति से मेरा नहीं है, जिनके पास धन है वही राजनीति में आ रहे हैं, और धन वाले राजनीति में आते हैं तो उनको जन सरकार की परवाह नहीं रहती, उस सत्ता के करीब रह करके फिर धन का उपार्जन ही रखना चाहते हैं। आज और कल में अंतर आया है, 20 वर्षों में अंतर आया है। यहाँ तक कि लालू जी की भी गवर्नमेंट में आप देखिएगा तो 2-4 ईमानदार मंत्री हुआ करते थे, आज हमको देखने में कोई नहीं मिलता है, शायद एक डिग्री का अंतर हो। तो इस तरह का जो अवमूल्यन हुआ है विचारों का, और लोक लाज भी खत्म हुआ है, धड़ल्ले से चोरी करते हैं और फिर ईमानदारी पर भाषण करते हैं। तो यह जो एक अधोपतन हुआ है 15-20 वर्षों में, पूंजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने से, अपर हाउस की बात कर रहे हैं, चुनाव अभी हो रहा है लोकल बॉडीज का, उसका पूरा परिदृश्य सबको, चुनाव आयोग से लेकर के सबको मालूम है, लेकिन उसमें किस तरीके से नाजायज धन लगाया जा रहा है, किस किस तरह से आ रहा है, कई तरह के अभय बाबू बनाए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, लेकिन नेतृत्व जो जिनके मन में संकल्प होना चाहिए था, वो संकल्प उनका टूट गया, तो कानून तो रखा का रखा रह जाता है, व्यक्ति ही उसको इम्प्लीमेंट करता है, व्यक्ति का घोर अभाव हुआ है। और यह कई वर्षों से होता आ रहा था, चूंकि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, शिक्षा चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका करती है, शिक्षकों की बड़ी भागीदारी होती है। हमने कहा कि पुलिस ऑफिसर से, दारोगा से कम डर था अपराधियों को, शिक्षक से ज्यादा था गांव में, वो कालखंड भी हमने देखा है। इसलिए आज एक सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हुई है, समाज में लोक लाज का अभाव हुआ है। इस नए परिवेश में फिर बिहार को नए तरीके से जन्म देना, तो वही कि परिवर्तन प्रकृति भी करती है, विकल्प विहीन दुनिया नहीं है, विकल्प विहीन दुनिया नहीं है। बहुत बढ़िया। और मैं डॉक्टर साहब, मैं आप ही के बात से आज इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ, इस चर्चा को, इस दलान की जो चर्चा है, हम लोग आगे भी इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। आप लोगों का अगर कभी भी इस मंच पे आना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग बिहार के जनरेशन को, हमारी नई पीढ़ी को के सामने में कुछ नई बातें रख सके। अभयानंद जी ने जो बताया है वो बात एक सबक है लोगों को, आज के ब्यूरोक्रेसी को भी, कि ये समझना पड़ेगा कि ये बिहार वही बिहार है, श्री बाबू के दौर के बिहार है, जिस दौर में आप देखें कि संसाधन विहीन बिहार में उन्होंने कैसे बिहार को सहेजा था। उस बिहार में टॉप क्लास के मॉडल स्कूल नेतरहाट भी हुए थे। आज उस बिहार में हम लाख करोड़ के बजट बनाते हैं, और उस बिहार में इतने हम दीनहीन हो गए हैं कि हमारे पास क्वालिटी के शिक्षक नहीं है, हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास बिजली है, 24 घंटे बिजली है गांव में, लेकिन हमारे पास एक क्वालिटी लाइफ की सोच नहीं है, और हम आवारागर्दी गांव में और से लेके शहर तक के रहते हैं। ये लीडरशिप का काम है, ये बिहार का काम है कि हमारे जो टैलेंट पूल है
आप एक बार उस पुल को आने का मौका दीजिए। बिहार में काम करने के लिए बहुत लोग बाहर में बैठे हुए हैं, अगर उनको मौका मिलेगा, आप उन लोग उस टैलेंट को बिहार में अपनी जगह देंगे जो नीतीश बाबू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बिहार का भाग्य एक बार फिर बदल सकता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।